अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे एल्टन मायो की थ्योरी है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। मैनेजमेंट की बहुत ही फेमस थ्योरी है ये थ्योरी का थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं कि ये इस थ्योरी का बैकग्राउंड ये है कि आपने टेलर की थ्योरी पढ़ी, ब्यूरोक्रेटिक की थ्योरी पढ़ी, जिसके अंदर वो एम्प्लॉइज़ को नहीं ज़्यादा समझते बल्कि वो उनसे एम्प्लॉइज़ को मशीन समझते हैं। उनको इंसेंटिव दो, पैसे दो, उनसे काम लो और काम लेने को ये चीज़ जो है ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन वैसे ओवरऑल एम्प्लॉइज़ को इतनी जो है ना वो नहीं देते थे, प्रेफरेंस नहीं देते थे। एल्टन मायो ने जब ये सब कुछ देखा और बहुत से मसाइल आगे डिस्कस करेंगे वो देखे, और उसके बाद उसने कहा कि कुछ ऐसी जो है ना इंसानों के मुताबिक जो है ना उनको नीड को समझते हुए, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को देखते हुए हमें जो है वो मैनेजमेंट जो है थ्योरी होनी चाहिए, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी देनी चाहिए। उसने ये ह्यूमन रिलेशन थ्योरी दी और उसने उसके लिए कुछ 4 एक्सपेरिमेंट भी मैं जिक्र करूँगा। वो 4 एक्सपेरिमेंट किए। तो आज हम एल्टन मायो बाबे को उसकी शक्ल, उसके नाम को याद रखने के इसने ह्यूमन रिलेशन थ्योरी दी थी। और इसके बाद इसका लाइफ देख लेते हैं। जो एल्टन मायो है, एल्टन मायो इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट। ये ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट का ये फादर था, कहा जाता है इसको, क्योंकि थ्योरी से दी तो इसका फादर है ये। और ये ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए और अपने इन्होंने जो स्टडी की थी वो मेडिसिन में की थी। इसके अलावा 1923 के अंदर इन्होंने ये यूएसए में माइग्रेट हो गए और इन्हें अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। इसके अलावा इन ऑल द रिसर्च मायो फोकस, जो मायो के अपनी पूरी रिसर्च के अंदर जो फोकस रहा है वो रहा है कि हिज अटेंशन ऑन द बिहेवियर ऑफ वर्कर का जो बिहेवियर है उसके ऊपर, एंड देयर प्रोडक्शन, और उनकी जो वो काम करते हैं, उनकी कैपेसिटी, उनका वो साइकोलॉजिकल, फिजिकल, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, इन सब को वो देखता है। और इसने 3 चीज़ों के ऊपर स्टडी की है। वो कौन से 3 चीज़ों के ऊपर स्टडी किया है? एक उसने स्टडी की थी पॉलिटिकल, सोशल एंड ह्यूमन। पॉलिटिकली 1947 के अंदर इसने जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि उसने किन 3 एरियाज में काम किया, पॉलिटिकल, सोशल और ह्यूमन। ठीक है, पॉलिटिकल के अंदर 1947, सोशल के अंदर 1945 और ह्यूमन के अंदर 1933। ये 3 एरियाज में इसने काम किया था और अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट था। और इसका फोकस रहा है कि इंसानों की जो है ना इंसान चाहता क्या है और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, इन चीज़ों के ऊपर, इन चीज़ों में इंसान की जो साइकोलॉजी है, जो फिज़िकल, इकोनॉमिकल, ये सारे एस्पेक्ट कैसे असरअंदाज होते हैं। इसके बाद इसकी जो मीनिंग, बैकग्राउंड, वो मैंने पहले आपको कुछ बता दिया कि अर्ली मैनेजमेंट थ्योरी जो थी वर बेस्ड ऑन द आइडिया दैट प्रोडक्टिविटी कुड बी इंक्रीज। जो इससे पहले थ्योरीज थी वो इस चीज़ के ऊपर फोकस करती थी कि प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, वो बाकी उनसे किसी चीज़ से कंसर्न नहीं होता। इफ मैनेजमेंट वर एबल टू प्रॉपरली डिज़ाइन कंट्रोल जॉब, तो वहाँ पे होता था कि अपनी जो कंट्रोल जॉब्स होनी चाहिए, कंपोज एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी हर चीज़ कैसे ऑर्गेनाइज हो, कंपोज हो, एम्प्लॉइज आए, काम करे, अच्छी प्रोडक्टिविटी दे, अपनी तनख्वाह ले जाए भाड़ में। तो बट द फोकस ऑफ दिस थ्योरी इज ऑन ह्यूमन रदर देन मशीन, कि इस थ्योरी का जो ये फोकस है, इसका फोकस जो है वो मशीन है, इंस्टेड ऑफ मशीन नहीं है, उनकी तरह मशीन नहीं है बल्कि ह्यूमन है, इंसान है। उसके बाद इसकी हिस्ट्री कुछ ये कि 1940 के अंदर जब ये टेलर वगैरह ने अपनी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी और इस तरह ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी आई, तो इन थ्योरी के अंदर ये ह्यूमन रिलेशन रदर देन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने जो है ना वो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को फोकस किया था इंसानों की बजाय। दिस अप्रोच कैन बी अंडरस्टूड थ्रू हार्थरोन एक्सपेरिमेंट। इन्होंने ये जो है ना वो जो ये है, क्या नाम है इसका, एल्टन मायो, इसने हार्थरोन एक्सपेरिमेंट किया था जिसके अंदर वो ये सारी बातें करता है कि कंडक्टेड बाय प्रोफेसर एल्टन मायो, फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट मूवमेंट, एंड हिज एसोसिएट एट द हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस। और इसने हार्वर्ड स्कूल के अंदर ये जो किया था, एक्सपेरिमेंट किया था एट वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। बेसिकली ये इलेक्ट्रिक कंपनी में था। हम इसका आगे थोड़ी मज़ीद भी बात करेंगे। तो हॉथरॉन वर्क्स ने शिकागो के नज़दीक इसने काम किया था। अच्छा, इस थ्योरी को डेवलप करने की रीज़न क्या थी?
देखिए पहले मैंने आपको थोड़ा उसका लाइफ का बताया, फिर उसकी थ्योरी के हवाले से अब ये देख रहे हैं, उस हिस्ट्री के बारे से बात की। अब हम बात करने लगे हैं कि ये थ्योरी डेवलप क्यों, क्या वजह बनी। तो ये मेन प्रॉब्लम बिफोर वर्कर्स वर लो, एक तो इनमें वजह थी कि जो वर्कर्स थे उनकी तनख्वाहें कम थी, उनको काम बहुत ज़्यादा लिया जाता था, और जो वर्क करने की या कंडीशन वहाँ अनहेल्थी वर्किंग कंडीशन थी, इट मीन वहाँ के फ़ैन नहीं होते होंगे, वहाँ पे जो है ना गर्मी होती होगी, हबस वगैरह, और लेबर एक्सप्लॉयटेशन, लोग उनके जो रूल्स हैं उनको छुट्टी लेना, इस तरह के बहुत से उनको मसाइल का सामना होता था। और फुट ट्रबल, यानी कि उसने देखा कि लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके पाँव में छाले पड़ गए हुए हैं, वहाँ वो बात भी किसी के साथ नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन बैरियर है, मशीनों का इतना शोर है, उसका कोई जो है ना वो प्रॉपर उसका कोई तरीक़ेकार नहीं, इस शोर कर एम्प्लॉइज़ बहुत थके होते हैं काम कर करके, उनको कोई रेस्ट नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जो प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से उसने सोचा उसको थ्योरी डेवलप करनी पड़ी। तो मैनेजर वर इग्नोरिंग साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ लेबर्स, जो उनकी विचारों की साइकोलॉजिकल नीड्स है उसको इग्नोर करते थे, सोशल एस्पेक्ट को इग्नोर करते थे। ऑल दीज फैक्टर मेड वर्कर एपैथेटिक टूवर्ड्स द, वो विचार, ये जो सारी चीज़ें हैं ये वर्कर को बेचारा बना देती थी। और ये देखें एल्टन मायो, ये मशीनरी में जहाँ पे बेचारे लगे बैठते हैं काम करने, इससे ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ तो बड़ी अच्छी कंडीशन में लग रहे हैं। अच्छा, इसके बाद कि ये अल्टन मायो के जो एक्सपेरिमेंट हैं, ये उसकी बुक थी मैनेजमेंट एंड वर्कर, 1941 में ये पब्लिश हुई थी, मैनेजमेंट एंड वर्कर। तो उसके अंदर इसने ये सारे एक्सपेरिमेंट जो हम बाद में जिक्र करेंगे वो इसके अंदर वो उसने जो है टाइप किए थे, उसके अंदर लिखे हुए थे। और ह्यूमन रिलेशन आल्सो अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को, वो कहता है कि इंसान का जो रिलेशन है ना ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम के ऊपर इफेक्ट करता है। सो एम्फसाइजेज इज प्लेस्ड ऑन हाउ इंडिविजुअल वर्क, तो इस चीज़ के ऊपर गौर किया गया कि इंडिविजुअल कैसे काम करता है, इंटरेक्ट विद ग्रुप, और ग्रुप के साथ उसका इंटरेक्शन कैसा है, हाउ इट इफेक्ट द परफॉर्मिंग, यानी एक जो इंडिविजुअल है उसके ऊपर माहौल का असर भी हो रहा होता है, ग्रुप का असर भी हो रहा होता है, तो कैसे इन चीज़ों के असर के बाद कैसे उसकी जो है ना वो कारकर्दगी के ऊपर असर पड़ता है। अब कौन से फैक्टर थे जो फैक्टर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, कौन से फैक्टर थे जो इंसानों के ह्यूमन रिलेशन में उन्होंने इस चीज़ को अपनाया है, यानी पहले हम देखा कि रीज़न कौन सी थी जिसकी वजह से उसे थ्योरी को डेवलप करना पड़ा। अब हम बात कर रहे हैं कि कौन से फैक्टर हैं जो उसने जिस चीज़ों को मद्देनजर रख के अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो उसने कहा कि ह्यूमन रिलेशन आर इम्पोर्टेंट इन मोटिवेटिंग पीपल, जो ह्यूमन रिलेशन जो है ये एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करने के लिए ज़रूरी है। इंसेंटिव आर नॉट सोल फैक्टर, अकेले इंसेंटिव देने से काम नहीं बनता, बल्कि उनको मोटिवेशन भी चाहिए। एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड कर रही होती है उनकी जो रिलेशनशिप की क्वालिटी है अमंग द पीपल वर्किंग एंड, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर भी कर रही होती है। इसके अलावा इट एम्फसाइजेज ऑन द सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज नीड्स ऑफ वर्कर, जो उनकी जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं वर्क एम्प्लॉइज़ की उसको भी सेटिस्फाई किया जाए, सच है उनको रिकगनाइज, उनको पहचाना जाए, उनकी रिस्पेक्ट का ख्याल रखा जाए, उनकी मोरल जो है डिसिप्लिन प्रॉपर हो। कम्युनिकेशन जो है बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड एम्प्लॉइज इशू, कि उनके दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन जो है मैनेजमेंट और जो एंड एम्प्लॉइज जो है उनके दरमियान जो है उसको उस इशू को रिजॉल्व करना। लार्जर प्रोडक्शन एंड हायर मोटिवेशन कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू गुड ह्यूमन रिलेशन, तो ज़्यादा जो प्रोडक्शन तभी ली जा सकती है कि जब उनके अंदर हाई मोटिवेशन होगी और आपस में अच्छा रिलेशन होगा, तो तभी हम अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं। ये कुछ फैक्टर थे, अभी भी फैक्टर रहते हैं, ख़त्म भी नहीं होने वाले। चलो जी एक फैक्टर और पढ़ लेते हैं। इट्स स्टडीज टू अंडरस्टैंड फैक्टर इन द ऑर्गेनाइजेशन लाइक, यानी उसने किन चीज़ों को उसके अंदर देखा फैक्टर्स को कि कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करना है, चेंज, मोटिवेशन, रिलेशनशिप एंड द वेरियस टेक्निक ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपमेंट बाय इंप्रूविंग द रिलेशनशिप अमंग वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल कंस्टिट्यूट द ऑर्गेनाइजेशन। यानी यहाँ पे वो बात कर रहा है कि वहाँ जो ये वाला वैसे आप रहने भी दे, जो बात हमने कर ली है ना फैक्टर इफेक्टिंग में, वो बात हमने एनफ कर ली है कि वहाँ के अंदर उनको जो वो बात की कि सिर्फ ये पैसे देना इंसेंटिव भी सोल फैक्टर नहीं है, बल्कि उनका ह्यूमन रिलेशन जो है वो मैटर कर रहा होता है और उनको साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा किया जाए इंस्टेड ऑफ के बाकी चीज़ों को। उनको जो आपस में जो ग्रुप का रिलेशनशिप है वो, उनका इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए और उनके कन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए, उनको मोटिवेट किया जाना चाहिए, उनके अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और मोटिवेशन भी बढ़ेगी।
अब हॉथरॉन ने बेसिकली एक्सपेरिमेंट तो उसने 3 किए थे। एक को इंक्वायरी जो पहले वाला था, और एक बाद में जो है ना हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट था, और तीसरा भी था एब्सेंटिज्म वाला भी। लेकिन हमारा जो फोकस एरिया है, जो हमारा जो मकसद, जो ऑब्जेक्टिव जो सॉल्व कर देता है, वो हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट है। और बेसिकली हॉथरॉन ने जो है ना वो भी, इसने भी 4 एक्सपेरिमेंट किए थे, जिनको हम बाद में देखते हैं आगे। तो पहला ऑब्जेक्ट हमारा इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। ये पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट ये था कि एक फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, और वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि मतलब 2 ग्रुप बना दिए फ़ीमेल के, और हर ग्रुप के अंदर 6 फीमेल मेंबर थी, यानी 12 फीमेल, 6 एक ग्रुप में, 6 एक ग्रुप में। अब वहाँ पे उसने जो है लाइट, पहले सबको बड़ी अच्छी लाइट प्रोवाइड की गई, काम करने लग गए। फिर क्या किया कि एक को कंट्रोल ग्रुप था, एक एक्सपेरिमेंट, जो कंट्रोल ग्रुप था उसकी लाइट जो है वो तो वही रही, यानी उसकी 6 मिसाल के तौर पे 6 वर्कर काम कर रहे हैं, और जो लाइट 10 बल्ब लगाए तो 10 के 10 बल्ब जो हैं वो वहाँ पे लगे रहे। दूसरी तरफ जो है ना वो 6 एम्प्लॉय जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना था, उनकी लाइट शुरू में उनको फुल दी गई, फिर कभी कम कर दी जाती, कभी ज़्यादा कर दी जाती। तो फिर उसने देखा कि अब एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि उनकी इन लाइट का उनकी प्रोडक्शन के ऊपर क्या असर पड़ता है। देखा इनिशियली रूम वर इक्वली इल्यूमिनेटेड, तो शुरू में तो रूम इक्वली इल्यूमिनेटेड किया गया, बट लेटर ऑन चेंज इन द लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो जो एक्सपेरिमेंट ग्रुप था उसके अंदर जो है लेवल चेंज किया गया। तो कहता है रिजल्ट प्रोड्यूस इन बोथ ग्रुप्स इंक्रीज रिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो कह रहा है कि इस चीज़ का इफेक्ट कोई नहीं होता, दोनों में जो है ना प्रोडक्शन बड़ी है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया। दिस मेड द रिसर्चर टू कंक्लूड दैट अदर फैक्टर के, ये उसने कहा कि इल्यूमिनेशन फैक्टर नहीं, कुछ और फैक्टर भी हो सकता है। बाकी इसके अंदर ये भी कहा जाता है कि वो लड़कियां थी और सभी का फोकस लड़कियों के ऊपर था, और इस वजह से भी जो है ना उनका बाकी ये भी होता था कि इनको पहले बताया जाता था कि आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने जाओ, जब जिसको पता हो कि मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो वो तो काम अच्छा करेंगे। तो ये चीज़ें भी थी। बहरहाल आपने याद रखना है कि कोई रिलेशनशिप नहीं था लाइट का और प्रोडक्शन का। उसके बाद जो है वो दूसरा था रिले असम्बली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। सेकंड एक्सपेरिमेंट रिले असम्बली। इस रिले असम्बली टेस्ट रूम के अंदर क्या किया गया था, तो यहाँ पे किया गया था कि ऑब्जेक्टिव टू फाइंड आउट द इम्पैक्ट ऑफ सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑन प्रोडक्टिव। आप वो देख रहे हैं कि सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर। सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है कि सोशियो मीन सोशल, लोगों के साथ मिलना घुलना, रिलेशनशिप बनाना। साइकोलॉजिकल उनकी जो पर्सनल नीड्स वगैरह हैं, ये इसका प्रोडक्टिविटी के ऊपर क्या असर है। तो ये वो देखते हैं कि न्यू एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस, इसके अंदर वो न्यू एलिमेंट इंट्रोड्यूस करता है। क्या करता है कि वो एम्प्लॉइज़ के जो हैं वो शार्ट वर्किंग जो उनके आवर्स हैं, उनके जो टाइम है उसको कम कर देता है, यानी पहले 8 घंटे काम का 6 घंटे कर दिया है। उनकी जो वर्किंग कंडीशन है, जैसे वहाँ पे लाइट भी दी, बाकी हवादार कमरे, ये सारी प्रॉपर जो है ना उनको वो देखे। इसके अलावा प्रॉपर रेस्ट पीरियड उनका जो है वो रेस्ट पीरियड जो है उसको देखा। फ्रेंडली सुपरविजन उनको प्रोवाइड की गई, उनको रिफ़्रेशमेंट दी गई, टी वगैरह, फ्री सोशल इंटरलो, आपस में एक दूसरे से गपशप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड की गई। तो ग्रुप मेंबर फॉर प्रोडक्टिविटी एंड मोरल इंक्रीज, और उनकी इससे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कर गई, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी और मोरल इंक्रीज। मोरल मतलब ये होता है कि उनका आपस में सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिसिप्लिन, काम करने का एक वे जो है वो भी इंक्रीज़ हुआ। यानी इस एक्सपेरिमेंट में क्या बात कर रहा है कि इसके अंदर वो सोशियो साइकोलॉजिकल जो है फैक्टर उसको वो देख रहा है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर कैसे असरअंदाज करता है। तो उसमें बहुत सी चीज़ें वो नहीं शामिल करता है, जैसा कि वो कहता है कि इसके अंदर प्रॉपर वो उनको टाइम को, काम करने के टाइम को कम कर देता है, उनकी वर्किंग कंडीशन को बेहतर करता है, उनको रेस्ट प्रोवाइड करता है, उनको रिफ़्रेशमेंट वगैरह दी जाती है, उनको आपस में इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि वो ज़ाहिर बात है कि वो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी एंड मोरल वर मेंटेन्ड, जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो मोरल वो मेंटेन रहा, इवन इफ द इम्प्रूवमेंट इन द वर्किंग कंडीशन वर विथड्रॉन। तो फिर बाद में देखा कि अगर बाद में कुछ अर्से बाद उसने ये जो चीज़ें थी ना, जो उसने इंसेंटिव ये सारी चीज़ें दी थी, तो ये कम भी किए हैं, तो उनका जो मोरल था, जो प्रोडक्टिविटी वो कंटिन्यू रही है। अब वो इसका कंक्लूजन क्या निकालता है, वो निकालता है कि सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज द फीलिंग ऑफ बीइंग इम्पॉर्टेंट, कि देखिए उनको जो मोरल आपने उनका बुलंद रखा है, उनको आपने रिकग्नाइज किया कि उनको इवन हर शख्स को आपने अहमियत दी है, सिंपैथी
दी है, उनको रिकग्नाइज किया है, उनको पार्टिसिपेशन जो है पार्टिसिपेशन हर शख्स की पार्टिसिपेशन को शोर किया है। इनफॉर्मल वर्क ग्रुप बनाए हैं। इनफॉर्मल वर्क ग्रुप जो होता है कि कोई सख्ती नहीं है आपस में, वो काम अपनी मर्ज़ी से ग्रुप बना के उसके अंदर काम कर रहे होते हैं। नॉन डायरेक्टिव सुपरवाइजर को उनको कोई अथॉरिटेटिव सुपरवाइजर उनके ऊपर नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें ने उनकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा करने का सबब बनी हैं। तो प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज इन केसेस ऑफ अटेंशन एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी जब उनको अटेंशन मिलेगी, जब उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंग उनको, यानी जब आप किसी को समझ रहे होते हैं, उसको सुन रहे होते हैं, उसकी अटेंशन उसको दे रहे होते हैं, तो इस सूरत में क्या होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। आपको होप्सो इसका पता चल गया होगा कि इस मेथड के अंदर हमने क्या देखा कि हमने उनकी हर चीज़ बेहतर कर दी है और बेहतर करके फिर हमने उसकी देखा कि उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी है और उनको जो है ना वो उन्होंने मेहनत के साथ काम किया है। थर्ड है मास्क इंटरव्यूइंग प्रोग्राम और ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटीमेंट। इसका मैं ये था, मैं इसको आपको पहले वैसे बताता हूँ कि उन्होंने ये किया कि बहुत बड़े पैमाने पे या 21,000 के करीब उन्होंने लोग इकट्ठे किए, मतलब लोगों से इंटरव्यू लिया और उनसे इंटरव्यू बड़ा फ्रैंकली एंड फॉर्मल इंटरव्यू लिया और पूछा जी हाँ बताएं आप इस फैक्ट्री में कैसे हैं, खुश हैं। अब किसी ने अपनी वो जैसे कहते हैं ना, अब अपना अंदर की अबड़ास कह लो या पता नहीं पंजाबी में, अपने अंदर का जो ना वो गुस्सा दर्द वो निकाला, वो अपने लोगों ने बयान किया, ये मैनेजर अच्छा नहीं, ये फ़लाँ, अपनी ये शिकायतें, उनकी तनख्वाह अच्छी नहीं मिलती, फ़लाँ अच्छा नहीं है, यहाँ पानी नहीं मिलता, सारी चीज़ें लोगों ने खुल के बताई। अब खुल के बताने से क्या हुआ कि इससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या शिकायतें कर रहे हैं प्रोडक्टिव। देखिए, जब कोई शख्स अपने दिल का गुबार निकाल लेगा तो उसके बाद रिलैक्स हो जाएगा। जब रिलैक्स हो गया, कैथारसिस हो जाएगा, तो इट मीन वो जब काम पे लगेगा तो काम पे वो बड़े अच्छे तरीके से लग रहा होगा। लेकिन जिस शख्स को आप कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी आपको तंग किया जा रहा हो, यानी आपको तंग किया जा रहा है लेकिन आप में हिम्मत नहीं है बोलने की, आप अंदर ही अंदर कुटते रहें, तो ये अंदर ही अंदर कुटना ये आपकी प्रोडक्टिविटी कम कर देगा। लेकिन जब आप जो है आज़ादी मिलेगी, आप अपनी बात को बता सकेंगे, आप अपने गुस्से को इजहार कर सकेंगे, अपनी ओपिनियन दे सकेंगे, राय दे सकेंगे, यानी ये वाली चीज़ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट थ्योरी के करीब है। तो उस वक्त क्या होगा कि उस वक्त आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। चलिए अब हम इसको देखते हैं कि इंटरव्यू द लार्ज नंबर ऑफ वर्कर अबाउट 21,000 टू नो देयर एटीट्यूड एंड सम टाइम ऑफ वर्कर टुवर्ड्स मैनेजमेंट सुपरविजन। तो उनका एटीट्यूड खुद का और फिर उनके अपने मैनेजर के हवाले से, सुपरविजन के हवाले से उनकी क्या राय है। क्वेश्चन वाज सिलेक्टिंग टू वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन। जो क्वेश्चन थे वो उनके वर्किंग और लिविंग कंडीशन के हवाले से थे और इन्वायरमेंट के हवाले से थे। As a result of this interview, it was found social relation within the organization influence attitude and behavior। के इससे ये पता चला कि सोशल रिलेशन जो हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं एटीट्यूड और बिहेवियर को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इस तरीके को उन्होंने वेंटिलेशन थेरेपी भी कहा, यानी जब आप अपना गुबार निकाल लेंगे तो आप अच्छा काम करें। दिस प्रोग्राम चेंज द एटीट्यूड। इस प्रोग्राम ने उन लोगों के वर्कर को उनके एटीट्यूड को चेंज कर दिया और वर्कर आफ्टर फ्यू डेज और काफ़ी टाइम तक जो है ना, फ्यू डेज तक जो है वर्कर अच्छा काम करते रहे। आल्सो फाउंड नो कोरिलेशन फाउंड बिटवीन फैक्ट। हाँ, ये ज़रूर बात है कि उनके जो है ना, उनके जो बात जो गुस्सा करने का और उसका उस कंप्लेंट का आपस में कोई ताल्लुक नहीं बन रहा था। बस कैसे, जैसे अगर कोई बेतुकी कि जी मैं यहाँ पे काम करता हूँ और मुझे काम करने में मज़ा नहीं आ रहा, अब ये इसकी कोई बात नहीं है, यानी काफ़ी चीज़ों का आपस में उनका ताल्लुक नहीं होता। इसी तरह ये भी है कि मिसाल के तौर पे कहता है जी वो कि ये जो मेरा सुपरवाइज़र ना काला है, मेरा सुपरवाइज़र, अब काले सुपरवाइज़र का उसकी वर्किंग के साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन अपना गुस्सा उससे निकाला है कि तो बहुत कोड़ा है सुपरवाइज़र, इस तरह नक्श चढ़ा है, ये सड़ी हुई है मैडम फलां जो भी है। तो ये चीज़ें जो है ना वो उसको जब उसने कैथारसिस कर लिया तो इससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बाद में वो काम जो है दिल से कर रहा है। लेकिन अगर वो अपनी हर बात अपने अंदर रखेगा तो इस तरह उसे काम करने में मसाइल होंगे। तो कह रहा है चेंज इन एटीट्यूड ऑफ सुपरवाइज़र। तो सम टाइम जो सुपरवाइज़र का एटीट्यूड चेंज होने से भी उसके ऊपर फैक्टर के ऊपर इफेक्ट कर रहा होता है। लास्ट जो हमारा इसने एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने पहला एक्सपेरिमेंट आपको क्या बताया था, आप थोड़ा सा माइंड के ऊपर करें, जोर दें। कौन सा था जी, पहले इल्यूमिनेशन वाला था। दूसरा हमने कौन सी बात की थी जिसके अंदर सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर हमने देखा था, उसके अंदर हमने क्या किया था,
इनफॉर्मल जो है हमने ग्रुप्स वगैरह बनाए थे। थर्ड में हमने क्या किया कि मास इंटरव्यू किया। और फोर्थ के अंदर बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट ये देखते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम एक ग्रुप बनाते हैं। एम्प्लॉइज़ ने आपस में ग्रुप बनाए हुए हैं, इनफॉर्मल ग्रुप, आपस में मिलजुल के ग्रुप बनाए हुए हैं। अब ग्रुप के अंदर वो अपने असूल ज़ाब्ते खुद तय कर लेते हैं कि हम इन असूलों को मद्देनज़र रख के काम कर रहेंगे। अब उन असूलों को मद्देनज़र रख के वो और वो जो उनके अपने असूल है ना, वो कंपनी के असूल से मुनफरिद हैं। यानी कंपनी ने कहा है कि आपने 10 यूनिट की प्रोडक्शन करती हैं, वो कहते हैं यार नहीं, हम 8 यूनिट प्रोडक्शन करेंगे, ये 10 किए ना तो ये बहुत जो है ना, ये कल को और डिमांड कर देंगे तो हम 8 करेंगे। अब सब ने एक कर लिया कि हमने 8 यूनिट प्रोड्यूस करनी है। और अब अगर इनमें क्या है कि कोई बंदा ज़्यादा मेहनत करके कोई एक आध ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करता है तब भी वो उसको निकलवाएंगे, उसको बुरा भला कहेंगे। कोई कम करता है तब भी उससे छीन लेंगे। यानी वो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो हम आगे बात करेंगे। तो कहता है टू ऑब्जर्व अ ग्रुप बिहेवियर ऑफ वर्कर एंड डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप नॉर्म्स ऑन प्रोडक्टिविटी, कि इनफॉर्मल ग्रुप्स का प्रोडक्टिविटी के ऊपर क्या असर है वो देखते हैं। कि ग्रुप ऑफ 14 वर्कर 14 वर्कर हैं वाज ऑब्जर्व, जिनको ऑब्जर्व किया गया विद रिगार्ड टू देयर वर्क बिहेवियर इन द नेचुरल सेटिंग। नेचुरल सेटिंग ये होता है कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन 14 बंदों को पता नहीं था कि वो ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। अगर ऑब्जर्व पता होता ना तो बाकियों की तरह ये भी अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा लेते हैं। ये हम क्रिटिसिज्म में बात करेंगे। तो 14 बंदे नेचुरल सेटिंग में उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, उनका ग्रुप बनाया गया है 14 बंदों का, और इनफॉर्मल ग्रुप है, अपनी मर्जी के लोग आपस में मिला लिए हैं। और मतलब ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस उनके ऊपर नहीं है। ठीक है, रिजल्ट क्या हुआ? इट वाज फाउंड दैट द ग्रुप हैड देयर ऑन प्रोडक्शन आउटपुट, कि उनकी जो प्रोडक्शन आउटपुट है वो अपनी है। कैसे अपनी है? कि नॉन विच वाज वेरी लोअर या वे लोअर देन द व्हाट वाज सेट बाय द कंपनी। जो कंपनी ने वर्कर के लिए जो स्टैंडर्ड सेट किए थे, जो जितनी प्रोडक्शन वो चाहते थे उससे इनकी प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड कम थे। एंड वर्कर जो है ना, इन्होंने आपस में उस ग्रुप के अंदर इतनी जगहदारी, वो कहते हैं जारादारी कायम की हुई थी कि वो लिमिटेड जो उन्होंने आपस में सेट किए हैं वही उन्होंने प्रोडक्शन करनी है। सो डैट नो वर्कर कैन बी थ्रोन बाय अंडर परफॉर्मिंग। वो कहते हैं कि भी हम इतनी कम भी ना करें और ज़्यादा भी ना करें कि हमारे इतनी कम ना करें कि हमें जो है ना कोई किसी वर्कर को निकाल दिया जाए, और इतनी ज़्यादा भी ना करें कि सानों को तरक्की मिल जाए। और इसके अंदर क्या था कि इट वाज फेयर्ड। अब वहाँ पे फेयर था क्योंकि कोई बंदा अगर ग्रुप के अंदर काम करना भी चाहता है तो आपस में डर के वो ज़्यादा काम नहीं करता, क्योंकि हो सकता है कि वो उनको निकलवा दें। यानी पीयर प्रेशर इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। और कुछ टर्म्स हैं जो इसके अंदर जो इन्वॉल्व होती हैं। एक तो टर्म्स है रेट बस्टर। अब मैंने आपको बताया ना ग्रुप बने हुए हैं। अगर ग्रुप के अंदर कोई शख्स ऐसा है जो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, यानी अगर 10 यूनिट कहे हैं, 8 यूनिट उन्होंने खुद के कंपनी 10 यूनिट कहे हैं, उन्होंने मिलकर 8 यूनिट सेट किए हैं कि हम 8 यूनिट करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। अब 8 यूनिट प्रोडक्शन वो करना चाह रहे हैं, कोई बंदा 10 यूनिट प्रोडक्शन कर देता है, तो इस सूरत में क्या होगा? इसको रेट बस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट बस्टर। दूसरा है चिवलर। चिवलर कहते हैं कि अब उन्होंने 8 यूनिट सेट किए हैं, तो कोई बंदा 8 से भी कम करते हैं तो इसको चिवलर कहते हैं। चिवलर में छीनना होता है, उससे वो भी छीन लेते हैं। उसका स्क्यूलर। स्क्यूलर ये होता है कि कोई बंदा जाकर सुपरवाइजर को बताएगा नहीं कि मुझे फलां ने मजबूर किया है कि जी 8 ही करने ने, किसी ने मुझे मजबूर किया है, तो ये सिक्योलर कहते हैं चुगलीखोर को। यानी कोई सुपरवाइजर का कोई बंदा जाके कोई उससे एसोसिएशन कायम नहीं करेगा, कोई बताएगा नहीं। एंड द लास्ट है एक्ट ऑफिशियस। यानी अगर कोई बंदा अच्छा काम करता है तो उसमें अक्कड़ नहीं आनी चाहिए। वन शुड नॉट अटेम्प्ट टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस और एक्ट, यानी लोग से दूर ना हो और कोई अक्कड़ वगैरह ना दिखाए कि मैंने काम कर लिया और फलां फलां। तो ये था हमारे 4 एक्सपेरिमेंट थे। होप सो आपको समझ आ गई होगी। इनका एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या निकला, हमारे खपने का फ़ायदा क्या हुआ जी, और उनका तजर्बा करने का क्या फ़ायदा हुआ। देखिए, सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर लाइक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वो कह रहे हैं कि इससे ये पता चला कि जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, एटीट्यूड और सुपरवाइजर का जो एटीट्यूड है, रिकग्निशन जो उनको पहचान है, इंपॉर्टेंस ऑफ अदर हैव अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन द वर्कर इन परफॉर्मेंस। तो ये इनको अहमियत देना, ये उनकी परफॉर्मेंस, उनकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर है। वर्किंग कंडीशन है वेरी लेस रोल ऑन वर्किंग मोरल एंड प्रोडक्टिविटी। जो वर्किंग कंडीशन है उनका बहुत कम रोल है प्रोडक्टिविटी के अंदर। अच्छा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट प्रोडक्टिविटी, वो कहता है कि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है इसको उनके ऊपर असर होता है। यानी वर्कर फ्रॉम स्मॉल इनफॉर्मल ग्रुप
स्मॉल इनफॉर्मल ग्रुप बनाएंगे और इसका या तो बढ़ेगी या कम होगी। द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ सच ग्रुप हैव सफिशिएंट इफेक्ट ऑन द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर। तो ये जो अपने नाम खुद सेट करते हैं ना, तो ये नार्म्स कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती हैं। वो कहते हैं हर एवरीवन इज यूनिक, ये भी पता चला इससे कि हर बंदा यूनिक है। एडवोकेट पार्टिसिपेटिव, ये पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट थ्योरी को एडवोकेट करती है कि सब मिलजुल के काम करें। एडवोकेट द कंसेप्ट ऑफ सोशल मैन, कि इंसान सोशल एनिमल है और सब उसके मुताबिक। इसके अलावा ये मनी से मोटिवेट को डिमोरलाइज करती है कि मनी जो है ना वो फैक्टर नहीं है, ह्यूमन रिलेशन फैक्टर है। The workers are not motivated by money alone, but the situation like including recognition, sympathy, participation, ये चीज़ें करती हैं। इसका और भी ख़त्म भी नहीं हो रहे। तो कंक्लूजन इसका हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट का ये भी है, वर्क प्लेस इज अ सोशल सिस्टम, कि जो जहाँ पे कोई काम किया जा रहा है वो एक सोशल सिस्टम है, यानी लोग आपस में मिलजुल के काम कर रहे होते हैं। द मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड द इंटरपर्सनल एंड ग्रुप रिलेशन ऑन द जॉब। तो मैनेजर को उनको समझना चाहिए इंटरपर्सनल और ग्रुप रिलेशनशिप जो है जॉब के ऊपर, उसको समझना चाहिए। सो फैक्ट्री इज नॉट अ टेक्नो, जो फैक्ट्री है वो सिर्फ टेक्नो यूनिट नहीं है बट आल्सो अ सोशल यूनिट, बल्कि वो सोशल यूनिट भी है। द वर्कर इन द ग्रुप डिवेल्प अ कॉमन साइकोलॉजिकल बॉन्ड, देयर बिहेवियर इन्फ्लुएंस बाय दीज ग्रुप्स। तो जो वर्कर हैं वो कॉमन उनके अंदर साइकोलॉजिकल बॉन्ड होना चाहिए जो उनकी कारकर्दगी को जो इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा जी ह्यूमन एंड सोशल मोटिवेशन कैन प्ले, तो इंसान और उनकी सोशल मोटिवेशन है वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के ऊपर असर अंदाज करती है। इसके अलावा सुपरवाइजर का जो स्टाइल है, एटीट्यूड है, वो भी प्रोडक्टिविटी के ऊपर असर अंदाज कर रहा होता है। क्रिटिसिज्म क्या है, वो कहता है कि यहाँ पे जो इंसेंटिव है उसकी अंडर एस्टिमेट किया जाता है, इवन के इंसेंटिव का भी बड़ा किरदार है। द एक्सपेरिमेंट वर टू नैरो, के एक्सपेरिमेंट इतने नैरो एंड स्मॉल थे कि वो जनरलाइज नहीं किए जा सकते। बिटवीन सैम्पल एंड वाज टू स्मॉल, सैम्पल तो स्मॉल था, उनको जनरलाइज, यानी चंद लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। यहाँ पे वैलिडिटी नहीं थी, कुछ प्रॉपर जो है डिसाइड नहीं था, कैसे काम करना ये सारी चीज़ें डिसाइड नहीं थी। यहाँ पे जो काम कौन सा किस तरह का उसको भी इग्नोर किया गया, और ये साइंटिफिक मेथड यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया, उसको इग्नोर किया, इसके से ठीक नहीं है। वर्कर को फ्रीडम जो है ना वो और जो फ्रीडम देना वो भी जो है ना वो ठीक नहीं होता। इसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग और ह्यूमन एस्पेक्ट को भी अहमियत दी गई, वो भी हर कहीं जो है डिसीजन मेकिंग पावर हम एम्प्लॉयज को नहीं दे सकते। और इट फोकस ऑन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को ये फोकस करते हैं। तो ये था हमारी आज का जो है वो लेक्चर। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। कोई भी अगर आपको इसमें मसला आया है, कुछ मैं जल्दी गुजार गया हूँ तो पूछ लें। बहुत आसान वर्ड्स में मैंने ये स्लाइड्स कंपाइल की हैं, आप इसके नोट्स बना सकते हैं और ये आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि लाइक करें चैनल को और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपनी मोहब्बतों का इज़हार करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।